Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के हम अपने सेशन में टारगेट दिसंबर 2022 में मॉडल पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड रहेगा। जिस तरह से आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हर यूनिट से, सेम पैटर्न में आपको यहाँ पर पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन और उसका आंसर आपको देंगे। और ये एक तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट भी रहने वाला है कि पहले आप खुद से अपने आप आंसर्स लगाइए और देखिए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप किस पोजीशन पर हैं, ठीक है, और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। तो ये सब आपका एक तरह से मॉक टेस्ट रहेगा जहाँ पर कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानेंगे। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर हम बात करें आपके प्रिपरेशन में आपके टारगेट दिसंबर 2022 की, तो यहाँ पर देखिए हमने पेपर 1 की यूनिट 1 को डिस्कस किया हुआ है, यूनिट 2 डिस्कस हो गई है, 3 हो गई है, 4 7 8 9 एंड 10। तो हमने ये इतनी यूनिट्स जो हैं वो आपकी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। एक मॉडल पेपर को हमने पार्ट में कवर किया था और एक मॉडल पेपर हमने होली वाले दिन टोटल 50 क्वेश्चन जस्ट इन 1 वीडियो कंप्लीट किया था। कोशिश आज भी करेंगे कि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं, बट इनकेस अगर नहीं हो पाएगा तो 2 पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सबसे पहले आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी हो सकता है, चलिए वो मत मानिए, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपकी यूनिट 7 है उसको मैंने आपको सेपरेटली जो है वो 3 पार्ट्स में करवाया है। वहाँ से आप समझ जा सकते हैं कि किस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिकली आपको वहाँ पर अपना क्या यूज़ करना होता है, मैथ्स यूज़ करना होता है, ठीक है। मैथ्स के और आपके लॉजिक के और रीजनिंग की बेसिस पे जो है वो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। देखिए सेशन जो है सिर्फ हिंदी में रहने वाला है, ठीक है, हिंदी ही आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल नहीं है। इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियो में आपको सेम मॉडल पेपर करा दिया जाएगा, ठीक है। सो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे है तालिका, भारत में पंजीकृत वाहनों की संख्या और भारत की जनसंख्या। तो ये देखिए, ये रही आपकी एक वो टेबल, ठीक है। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि एक साथ कंप्लीट टेबल नहीं दिख पा रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, फिर आपको कुल वाहन दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दे दिया है लाख में है। फिर आपके दोपहिया वाहन हैं, ठीक है, जो 2 व्हीलर्स हैं वो भी आपको यहाँ लाख में दिए हैं। फिर आपकी जो कार, जीप, टैक्सी हैं वो भी लाख में है। बसें जो हैं वो भी आपकी यहाँ पे यूनिट जो है इनकी लाख है, और यहाँ पे जो माल वाहन है वो भी उनकी यूनिट भी जो है वो लाख में है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि 1961 में इतने थे, 71 में इतने थे, 81 में इतने थे, फिर ये 91 से आगे का है, ठीक है, 1991 से इतना, फिर 2001 से इतना और 2011 से इतना, ठीक है। तो ये तो था आपका टेबल। अब हम यहाँ पर इस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और सॉरी ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसको मैं रिप्लेस करना भूल गई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत निकला, चलिए कोई बात नहीं। तो 1961 टू 2011 यानी कि 1961 से लेके 2011 के दौरान कारों की संख्या में औसत दशकीय वृद्धि कितनी थी। तो आपने अपनी टेबल देखी होगी कि 1961 में कितनी थी कार वाली संख्या में, देखना है तो कारों की संख्या में कितनी आपको हर दशक में जो है वृद्धि दिखाई दी। तो 1961 और 2011 के बीच में कितनी थी। तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे, उन डेटा को यूज़ करेंगे और जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा
वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आपका जो जाएगा वो कितना जाएगा, 131%। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा और अपना आंसर चेक करिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में यात्री वाहनों, चौपहिया वाहनों की संख्या का हिसाब था। मैं एक बारी फिर से आपको टेबल जो है वो शो कर दे रही हूँ कि अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप उसको दोबारा से नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना नोट किए आप जो है वो बिना अगर आपने डेटा नहीं लिखा तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ये डेटा आप ज़रूर नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको कैलकुलेशन करने में। तो अब चलिए वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में यात्री वाहनों चौपहिया वाहनों की संख्या का हिसाब था। ठीक है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑल्सो गोज विद ऑप्शन नंबर 4। कितना जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 14%। मैं यहाँ क्वेश्चन के आगे ही लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 14%। ये आपका जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस अवधि में दर्ज की गई। अब आपको जो डेटा दिया हुआ है ईयर वाइज, उसमें आपको बताना है कि किस दशक में, ठीक है, किस दशक में जो है वो आपको सबसे ज़्यादा वृद्धि इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को मिला। 1991 से 2001 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में, या फिर 1981 से 1991 के बीच में, या फिर 1961 से 1971 के बीच में। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1961 से 1971 के बीच में। लास्ट क्वेश्चन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का, इट इज किस वर्ष कारों की संख्या में दशकीय वृद्धि दोपहिया वाहनों की संख्या से अधिक हो गई। मतलब अब आपको उस वर्ष को यहाँ पर लेकर आना है जिसमें आपके जो कारों की संख्या थी, ठीक है, जो कारों की संख्या थी उसमें जो वृद्धि थी वो आपकी दोपहिया वाहनों की संख्या से ज़्यादा थी। तो ऐसा किस वर्ष था, 2001 में था, 1981 में था, 2011 में था, या 1991 में था। तो ऐसा आपको देखने को मिला 2011 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका सीरीज से है। ठीक है, आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है यहाँ पर। तो सीरीज़ है आपकी ABD, DGK, HMS, MTB। अब इस MTB के बाद जो सीरीज़ में अगला जो है वो क्या आएगा पैटर्न, ठीक है, अगला पद जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए SBL है, SBL आएगा, PSK आएगा, रू क्या है ये, चलिए इसको नीचे NSA आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर SBL, क्योंकि आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं कि A फर्स्ट था। आप क्या करना है, जब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस टाइप की कोई भी सीरीज़ देखने को मिले तो आप सबसे पहले जो है वो इनका क्या कर दीजिए, इनको लेबल कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे करेंगे 1 2 4, ठीक है, इसी तरह से 4, ठीक है, 7। तो इस तरह से आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए, फिर देख लीजिए कितना कितना जो है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को कहाँ कहाँ गैप देखने को मिल रहा है। तो A के बाद यहाँ पर D में 4 आया था, अब D के बाद आप H देखेंगे, E F G H, यहाँ पर भी 4 का ही डिफरेंस था। फिर H I J K L M, फिर यहाँ पर भी I J K L M, यहाँ पर भी आपको 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब आप फिर से देखेंगे M के बाद M N O P Q R S बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, SBL। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से आप इनका जब इनका आप इनकी पोजीशन लिख लेंगे ना, उसके बाद आप समझाएंगे कितना कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और उस अकॉर्डिंग आप चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर A जो है आपका वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए 4 कथन हैं, उनमें से
दो इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन वो दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, तो आपको उस कूट का जो है वो चयन करना है। तो यहाँ पर बात आ गई कि ईमानदार लोग कभी पीड़ित नहीं होते हैं। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि जो ऑनेस्ट है उनको कभी भी पीड़ा नहीं होती, बिल्कुल होती है। कहा जाए तो एक्चुअल में ईमानदार लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी की वजह से लोग उनका क्या कर लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो आपको यही यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हो वो एक साथ सही तो हो सकती है लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकती। ठीक है, लगभग सभी ईमानदार लोग पीड़ित हैं, अब ऐसा भी नहीं है। ईमानदार लोग मुश्किल से पीड़ित होते हैं और प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति पीड़ित है। तो अब यहाँ पर हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है वो क्या होगी आपकी। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि क्या होगा, क्या बोला था, यहाँ फिर से एक बार देखेंगे कि जो दो कथन हैं वो इस तरह से आपस में संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य तो हो सकते हैं एक साथ, लेकिन वो दोनों असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो उन दो कथन का आपको चयन करना है जो सत्य तो हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सत्य क्या है। तो देखिए लगभग सभी ईमानदार लोग पीड़ित हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने भी ईमानदार लोग होते हैं सब पीड़ित हैं, ये वाली बात हम सही मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कोई ना कोई समस्या होती है। ऐसा कोई नहीं जो यहाँ पर बिल्कुल सुखी है। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अगर हम इस यूनिवर्स की बात करें तो कोई भी यहाँ पर सुखी नहीं है, बिल्कुल। ईमानदार लोग मुश्किल से पीड़ित होते हैं, ठीक है, इसको हम ये भी मान सकते हैं कि मुश्किल से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी और सी के साथ, और ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा कक्षा में संदेश ग्रहण करने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। अब कक्षा में संदेश ग्रहण करने की संभावना को कैसे बढ़ाया जाएगा? छात्रों की अज्ञानता को उजागर करके, सूचना का भार बढ़ा के, उच्च डेसिबल ऑडियो टूल्स का उपयोग करके, या फिर एक दृष्टिकोण स्थापित करके। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4। कैसे? तो एक दृष्टिकोण, जब आप एक अप्रोच बना लेंगे, एक दृष्टिकोण बना लेंगे, तभी क्या होगा, आपके जो भी कक्षा में संदेश जो है उसको ग्रहण करने की जो है वो संभावना को क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहना सत्य है कि जब पृथ्वी पर जीवन पहली बार प्रकट हुआ तब कोई नहीं था। बिल्कुल सही बात है, इसको ये कहना सही होगा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की जो है वो शुरुआत होती है तो वहाँ कोई नहीं होता उससे पहले। ठीक है, जब पहले आपको देखा होगा कि अगर हम बात करें शहरीकरण की, तो पहले यहाँ सब क्या था, सब जंगल था। ठीक है, ग्राउंड्स थे, मैदान थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका जो है वो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर बिल्डिंग्स बनना शुरू हो रही है, लोगों के घर बन रहे हैं। आपके आसपास भी होता है कि पहले प्लॉट्स पड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे में घर बनने लगता है। तो वही है कि जब पृथ्वी पर जीवन पहली बार प्रकट हुआ तब कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति के बारे में किसी भी दावे को एक सिद्धांत के रूप में क्या करा जाता है, माना जाना चाहिए। और अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखिए क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कहा कि ये क्या है, ये एक आख्यान है, ये एक तर्क है, ये एक अनुमान है, या फिर ये एक ऐतिहासिक व्याख्या है। तो ये एक ऐतिहासिक व्याख्या तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया कि जब शुरुआत हुई तब यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो ये कहना एक व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी व्याख्या हम कब करते हैं, जब हमने कुछ चीज़ देखी होती है। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है तो हम व्याख्या करेंगे, जब वो हमारे लिए क्या होगी, नोन होगी। ठीक है, एक अनुमान हम लगाते हैं तो एक अनुमान हम किसी बेसिस पे लगाते हैं। ठीक है, तो अनुमान भी नहीं होगा, हम नहीं, एक मतलब अनुमान के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत होती है, तब हम जाकर अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये भी नहीं रह जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर, ये एक आख्यान भी नहीं, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है तर्क, कि आपने ये किस बेसिस पे कहा कि कोई नहीं था, तो ये आपने किस बेसिस पे कहा, आपने रीजनिंग की बेसिस पे कहा। ठीक है, ठीक है, कि अब आपने रीजनिंग तर्क लगाया ऐसे कि जैसे पैटर्न आपको दिया जाता है उस अकॉर्डिंग आप बताते हो ना कि अच्छा ए के बाद डी आया था, 4 का डिफरेंस था, तो अब डी के बाद क्या आएगा। तो इस तरह से ही आपने यहाँ पे ये तर्क लगाया कि जब आपने यही अपने आस पड़ोस जो भी कुछ देखा तो आपने देखा कि पहले जो था वो यहाँ पे सब जंगल थे, धीरे धीरे घरों का बनना शुरू हुआ, तो पहले यहाँ कोई नहीं था। तो वही कहा कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई होगी तो यहाँ पर भी कोई नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षा में स्थानिक ऑडियो पुनः
पुनरुत्पादन छात्रों को कम कर सकता है। तो कक्षा में जो स्थानिक ऑडियो पुनरुत्पादन है वो छात्रों को किस में कम कर सकता है? गुरु का सम्मान करने में, उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा देने में, प्रौद्योगिकी में रुचि उन्मुखीकरण के लिए, या फिर समझने में संज्ञानात्मक भार। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका? समझने में संज्ञानात्मक भार। यानी कि यहाँ पर छात्र क्या करेंगे? अपने कॉग्निशन का, अपने संज्ञान का जो है वो इस्तेमाल जो है वो उनका उसमें जो है उनको वेटेज दिखाई देगा। ठीक है, उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक कटौतीत्मक तर्क अमान्य है यदि, एक कटौतीत्मक तर्क को अमान्य कहा जाएगा किस केस में कहा जाएगा? अगर इसके जो परिसर और निष्कर्ष जो हैं वो सभी झूठे होंगे तब, या फिर इसके परिसर सभी झूठे होंगे लेकिन इसका निष्कर्ष जो होगा वो सही होगा, या फिर इसके परिसर सभी सत्य हैं लेकिन इसका निष्कर्ष गलत होगा तब, या फिर इसके परिसर और निष्कर्ष सभी सत्य होंगे। तो किस केस में जो है वो उस कटौतीत्मक तर्क जो है वो अमान्य होगा? तो वो कब होगा? जब आपके परिसर जो होंगे वो तो सभी सत्य होंगे लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो गलत निकलेगा। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो कटौतीत्मक तर्क है वो क्या है आपका? अमान्य है, इनवैलिड है। ठीक है, एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्न से प्रस्तुत करता है। अब आपकी बात आ गई कि जो संचारक होगा वो अपनी प्रस्तुति की शुरुआत किससे करेगा? गैर अनुक्रमिक से करेगा या फिर दोहराव वाक्यांश? तो वाक्यांश का अगर आप बार बार दोहराव कर रहे हो तो क्या हो जाता है भाई? पता चल जाता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है वो क्या है? प्रभावी नहीं है। अगर आप दोहराव करेंगे तो आपका जो संप्रेषण होगा वो कैसा होगा? प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बर्फ तोड़ने वाला, तो भैया बर्फ तोड़ने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्न में से कैसे करेगा? जटिल प्रश्न नहीं, ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ ना ही तो वो गैर अनुक्रमिक होगा। मतलब एक सीरीज़ की आप अगर अपना कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलोगे। गैर शब्द आने से पता चलता है कि आप सीरीज़ में नहीं चलेंगे। तो पहले आप बोलेंगे कि 2, पहले आप बताएंगे 2 और उसके बाद आप बताएंगे 1। तो ऐसा तो नहीं करना, उल्टा नहीं आना है, हमें एक सीरीज़ में चलना है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत था। फिर वाक्यांश का दोहराव भी नहीं करना और आपको एकदम से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी नहीं डाल देने। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं और इसलिए फिर ये बर्फ़ तोड़ने वाला का जो यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि आइस ब्रेकिंग लिखा हो। तो आइस ब्रेकिंग का जो मतलब होता है, इंग्लिश में अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि शांति को भंग करना। मतलब जैसे जो भी कहते हैं ना सन्नाटा, शांति भी भंग करना नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? सन्नाटा ख़त्म करना। ठीक है, अगर किसी भी सभा में सन्नाटा है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। और वो ख़त्म कब होगा? जब आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो अच्छी होगी। तो सन्नाटा किससे ख़त्म होगा? तालियों से ख़त्म होगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आइस ब्रेकिंग होगा इंग्लिश में, इसलिए इसको यहाँ पर बर्फ़ तोड़ने वाला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आइस ब्रेकर मतलब कैसी प्रस्तुति होनी चाहिए कि जो सन्नाटा है वो ख़त्म हो जाए, तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो गूंजने लगे। प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, लोग उसमें क्या हो? इंगेज हो, एक्टिव हो। ठीक है, निश्चित कोड में कोवेलेंट का कोड VWPDUOFM है। यहाँ पर ये जो वर्ड है कोवेलेंट, इसको एक कोड में ये लिखा गया है। सेम थिंग बिल्कुल, जब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल कोड दिख जाए कुछ मत करिए, नंबरिंग कर दीजिए। C3 पे आता है ओ की जो पोजीशन है, इन पोजीशन को फटाफट नोट कर दीजिए। और अब आप इनमें जब आप इन पोजीशंस को नोट कर देंगे उसके बाद आप देखिए क्या क्या किस में डिफरेंस रहा है, किस में क्या ऐड हुआ है, क्या जो है किसका कौन सा स्क्वायर है, क्या है। अपनी रीजनिंग के बेसिस पे आप इसमें रिलेशन एक ढूंढ लीजिए। जब आप रिलेशन इन दोनों में ढूंढ लेंगे उसके बाद आपको वही रिलेशन को जो है वो इसके साथ अप्लाई कर देना है। जब आप वही रिलेशन इसके साथ अप्लाई करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज QFMFOBI। करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर अब आ गई श्रृंखला की बात। अब श्रृंखला में बोला है कि श्रृंखला के 1, 6, 15, 28, 45 में अगला पद क्या होगा। अब आपको सेम फिर से करना है, आपको एक सीरीज़ दिखानी है। जब आपको इस तरह की सीरीज़ दिखे तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे या 1 माइनस करेंगे, 2 ऐड करेंगे, जो भी ऐड हो रहा हो उस अकॉर्डिंग आप इनके बीच में भी जो है वो एक रिलेशन डेवलप करेंगे और उसके बाद आप अगला पद निकाल लेंगे। करना आपको है ताकि आपकी जो
तर्क शक्ति है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ कि जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 4। और आप मुझे बताएंगे कि कैसे आएगा 66 यहाँ पर कैसे आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अजय राकेश का दोस्त है। एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। यानी कि यहाँ पर यह जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ये कहाँ से पूछा है, ये ब्लड रिलेशन वाला आपका रीजनिंग में चैप्टर होता है वहाँ से पूछा है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप या तो अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और वरना आप इनका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करना भी इजी रहता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जब संबंध जिसका पूछा जा रहा है, संबंधों का ध्यान रखना है कि किसका और किससे, ये दो वर्ड जो है वो आपको याद रखने हैं। जब भी आप संबंध बताएंगे तो आप पूछ लेंगे कि पहले देखिए किसका संबंध पूछा है और किससे पूछा है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। मतलब मान लीजिए संबंध पूछा था राम का, मतलब एक तरह से बता रही हूँ मैं कि ऐसे बताती हूँ कि जो राम और मीना है ये कौन है, ये एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं, लेकिन ऐसे आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही गलती करते हैं, वो बता रही हूँ जनरली जो होती है। मतलब मान लीजिए राम और मीना है, इनके बीच का रिश्ता मैं खुद बता रही हूँ। मान लीजिए इनके बीच का जो रिश्ता है वो है आपके सास और दामाद का। ठीक है, तो राम और मीना के बीच सास और दामाद का रिश्ता है। तो अब आपसे अगर पूछा, अब आपको किस तरह से रिश्ता देखना है, ऑप्शन में आपको सास भी दिखाई देगा, दामाद भी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपको किसके साथ जाना है, तो आपको जाना है वही किसका और किससे पूछ के। तो अगर आपसे बोला है कि राम का क्या रिश्ता है, राम का रिश्ता आपको अगर बताना है तो राम किससे बताना है, मीना से बताना है। तो आप बताओगे कि राम मीना का कौन है, तो राम मीना का दामाद है, ये याद रखिएगा, सास नहीं लगा देंगे आप। ठीक है, तो जिसका पूछा जाए, जिससे पूछा जाए, तो जिसका जिससे सवाल आपको करना है और फिर आपको जो है वो संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेते हैं कि अजय राकेश का दोस्त है। एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। तो राकेश ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका बेटा जो है वो कौन है, मेरे बेटे का चाचा है। बिल्कुल समझ जाओ यहाँ पर क्या रिश्ता बन रहा है। तो बूढ़ा व्यक्ति राकेश से किस तरह से संबंधित है, इतना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ करना है हमें। क्या हो जाएगा, पिता है ना, भाई के जो बच्चे, आप चाचा कौन होता है आपका, आपके भाई, आपके फादर के जो ब्रदर होते हैं वही तो आपके चाचा होते हैं। तो भैया बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन पिता। एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ क्षेत्र बनाती है। ये क्या है, ये एक भ्रम है, ये एक विकास है, ये एक विरूपण है, या ये एक अंतर है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये एक विकास है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर, किसके द्वारा दिया गया है, लेकिन चलिए छोड़िए आपके काम का नहीं, लेकिन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक विकास है। नीचे दो परिसर ए और बी दिए गए हैं, वाइगॉत्स्की ने दिया है वैसे। ठीक है, नीचे दो परिसर ए और बी दिए गए हैं। उन दो परिसरों में 4 निष्कर्ष हैं, 1, 2, 3 और 4, और उस कोड का आपको चयन करना है जो निष्कर्षों की वैधता बता रहा हो। तो सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, कोई पक्षी चमगादड़ नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट हैं कि जितने भी चमगादड़ होते हैं वो सब मैमल्स होते हैं और कोई भी पक्षी जो है वो चमगादड़ नहीं है। तो अब आपको बताना है कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं है, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं है, या सभी स्तनधारी चमगादड़ हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो कोड्स दिए हुए हैं, अब आपको इसकी बेसिस पे जो है वो आंसर करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विथ, किसके साथ जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो देखो कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, खुद ही ये बात आ जाती है चमगादड़ किस में आता है, मैमल में आता है, और चमगादड़ एक पक्षी है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका कि कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, और कोई चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है जाएगी हमारी, यही सही होगी कि कोई चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर, सभी स्तनधारी चमगादड़ है तो ऐसा भी नहीं होगा कि जितने मैमल से सब चमगादड़ ही होंगे। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3rd ओनली। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर जो पूछा था उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, कि आपको
उस कोट का चयन करना जो निष्कर्षों की वैधता बताता है। तो ये जो निष्कर्ष थे कि सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, कोई पक्षी चमगादड़ नहीं है, इसकी जो व्याख्या कर रहा है वो कौन कर रहा है कि कोई चमगादड़ जो है वो कोई पक्षी जो है वो स्तनधारी नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, एक टाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन पे है। दाएं मुड़ा, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बस इस टाइप से बना लीजिए। ठीक है, ऊपर क्या होता है आपका नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ होता है। यहाँ आप क्या देखते हैं, यहाँ वेस्ट देखते हैं, और यहाँ क्या देखते हैं आप ईस्ट देखते हैं। ठीक है, अब आप अपना चलाना शुरू कर दीजिए कि इतना चला इतना चला इतना चला इतना चला करके जहाँ रुकता है वहाँ से वहाँ की दिशा बता दीजिए। यहाँ पर आप बीच की दिशाएं देख लीजिए। ठीक है, ये जो दिशाएं आती हैं आपकी, तो ये वाली जो हो गई ये तो नॉर्थ है, और जब ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये वेस्ट है तो ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आप दिशाएं बनाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कि अब देख लीजिए, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ने के बाद भी 10 मीटर चला, और दाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है। यहाँ पर आपको फिलहाल जो डायरेक्शन नहीं बताना है, आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है मीटर में। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 50 मीटर। आप निकालिए कैसे आया। ठीक है, एंड इट इज, सिर्फ बर्फ के टुकड़ों को पिघलाने से एक गिलास पानी नहीं बहता है, समुद्र के पिघलने से बर्फ से महासागरीय आयतन नहीं बढ़ता है। ये किस प्रकार का तर्क है। ये एक काल्पनिक है, एक मनोवैज्ञानिक तर्क है, सांख्यिक है, सादृश्य है। तो ये एक सादृश्य क्योंकि आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए सहानुभूति पूर्ण, सार, गैर वर्णनात्मक या फिर रचा हुआ। तो कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो गलत सही हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए तो इसलिए गलत हो जाएगा। रचा हुआ है तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग होता है, तो रोज़ ही जो है वो ज्ञान का निर्माण होता है, तो पहले से रच के नहीं रख सकते, और सार भी नहीं है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसके हम आगे के क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।